गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग कॉपी कलम निकालिए और पिछले वीडियो में आप लोग को जो बताए थे जैव पराक्रम क्वेश्चन चैप्टर से, तो वो जिसको अच्छा लगा हो, आज समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी के साथ। और पार्ट 2 ये वीडियो है हमारा जैव पराक्रम का पार्ट 2 है। ये जैव पराक्रम से पार्ट 2 है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण और उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मान के चलो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषित करने की प्रक्रिया किस जीव में होती है? प्रकाश संश्लेषित करने की प्रक्रिया किस जीव, यानी प्रकाश को अपने अंदर खींचने की प्रक्रिया किस जीव में होती है? तो स्वपोषी जो जीव होते हैं उसमें होते हैं। स्वपोषी तो हम पहले बता चुके हैं, जैसे पादप है, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी भोजन करते हैं। तो उसी जीव में, पेड़ पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण करने की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह अगर क्वेश्चन करे तो क्या जवाब देना है उसका कि हरे पेड़ पौधे या पादप स्वपोषी जीव जितने भी होते हैं वो सभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। समझ गया? आगे आता है कि ऐसा पौधा में ही क्यों होता है? बताओ, ये पौधा में ही क्यों होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अदर चीज़ में क्यों नहीं होता है? मनुष्य है, जानवर है, जीव और भी जीव जंतु है, उसमें क्यों नहीं होता है? पौधा में इसलिए होता है क्योंकि उसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक बोले तो क्लोरोफिल। यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है कि पौधे के पत्तियां जो होता है उसका रंग हरा क्यों होता है? किस कारण पौधे का पत्तियां का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। समझ गया? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है स्वपोषी जीव में होते हैं। स्वपोषी जीव कौन है ये हम तुम लोग को पहले बता चुके हैं कि हरे पेड़ पौधे इसमें आते हैं। और हरे पेड़ पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्यों होती है? क्योंकि उसमें हरित लवक या क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इस सब के कारण होता है। पत्तियां का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियां का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। समझ गया? अगला है कि स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी जीव जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं ही तैयार करते हैं। अब स्वपोषी जीव पादप है, हरे पेड़ पौधे हैं, वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। मनुष्य, जानवर, बड़े बड़े जीव जंतु वो दूसरे के भोजन तैयार किए हुए को प्राप्त करते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो वो हो जाते हैं परपोषी। और हरे पेड़ पौधे स्वपोषी, जो कि अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। समझ गया? यानी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता किसमें होते हैं? तो हरे पेड़ पौधे में। पूछ देगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है? 4-5 ऑप्शन रहेगा, तो क्या लिखना है? पादप लिखा रहेगा या हरे पेड़ पौधे रहे, तो उसमें टिक लगा देना। आगे समझ में चलो। मृतजीवी पौधे अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके, मृतजीवी जो जीव होते हैं, मृतजीवी यानी मरा हुआ चीज़ को जो खाते हैं, वो सड़े गले चीज़ को क्या घुलित कार्बनिक के रूप में अवशोषण करते हैं। जैसे कोई पंछी है, जानवर है, मर गया है, तो उसमें जो जीव होते हैं, जैसे पिल्लू उल्लू फरता है, तो क्या होता है, वो उसको चूस चूस कर खा जाता है। समझ गया? ताकि वो घुलित कार्बन यानी घुल मिल जाता है, उसको धीरे धीरे उसको समाप्त कर देता। ऐसा कोई जानवर नहीं है जो मान के चलो मर गया, किसी को दफना दिया, ऊपर में ही रख दिया, तो वो वैसे का वैसे रहेगा। वो भी सड़ेगा, अंदर में दफनाएगा तब भी सड़ेगा। उसके अंदर ही वो कीड़ा उत्पन्न होता है जो पिल्लू होता है, और उसको क्या करता है, घुलित के रूप में उसको अवशोषण करके खा जाता है। समझ गया? तो ऐसे भी कोई भी जानवर को अगर कहीं दफना दिया जाता है तो कुछ दिन के बाद, चाहे उसको 1 साल लगे, 2 साल लगे, समझिए, बड़ा बड़ा जैसे मान के चलो इस संसार में बहुत बड़े बड़े पहले जानवर रहता था, डायनासोर, इस सब का पता कैसे लगा? इस सब का हड्डी जो है ना बहुत दिनों तक जो है मिट्टी के अंदर किसी कारण बस दबे रहने के कारण पता लगा था कि ये बड़ा बड़ा जानवर रहता है। उस सब का पता अभी चल रहा है। क्यों? उस सब का हड्डी ज़्यादा दिन तक रहता है, तो हड्डी को जल्दी जो है पिलवा नहीं लगता उस पर, और नहीं उसको खा पाता, धीरे धीरे उसको भी समाप्त कर देता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। कुछ हड्डी है तो जल्दी, जैसे पंछी का है तो पंछी का जल्दी हो जाता है। कोई मानव को दफना दिया तो उसका हड्डी थोड़ा ज़्यादा दिन तक रहता है। समझ गया? आगे बात करें, परजीवी पौधे अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं। परजीवी जो पौधे होते हैं
ये क्या कहते हैं जीव होते हैं, अन्य जीव पर क्या होते हैं आश्रित रहते हैं। जो भी परजीवी जीव है, जैसे मनुष्य हो, जानवर हो, वो दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो हम लोग को भोजन देता है उस पर आश्रित रहते हैं। तो परजीवी किस पे आश्रित रहता है, अन्य जीव पर निर्भर होते हैं। वहाँ पे लिख देना, परजीवी जितने भी जीव जंतु रहते हैं अन्य जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं और उसी से अपना भोजन करते हैं। जैसे मान के चलो ये क्या कहते हैं, परजीवी पौधे की बात कर रहे थे। परजीवी पौधा किसको कहते हैं, जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है। परजीवी पौधा जैसे अमरबेल का पौधा ले लो, अमरबेल का पौधा जैसे देखा होगा तुम लोग, चौमिन उमिन की तरह रहता है, समझ गया, तुम लोग को दिखाएंगे। तो उस तरह ये इस तरह ऐसे ऐसे रहता है, कहीं वृक्ष वृक्ष पे रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, समझ गया। तो इसका रंग होता है कैसे, चौमिन देखा होगा तुम लोग, चौमिन जो उबालता है उस कलर से उसका रंग थोड़ा पीला कलर से दिखेगा। तो इसको कहते हैं अमरबेल का पौधा, जो दूसरे पौधे पर निर्भर होता है। तो परजीवी पौधे में अमरबेल का पौधा आता है। अब परजीवी जीव जंतु में तो बहुत सारे आता है, समझ गया। और गोबर छत्ता भी है, समझ गया। ये क्या है, ये मृदु जलीय है। आगे क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हरे पेड़ पौधे को क्या क्या सब चाहिए। जैसे मान के चलो हरा पेड़ पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, उसके लिए उसे क्या क्या चीज़ चाहिए। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हरे पेड़ पौधे को क्या क्या जरूरी है। तो देखो, सबसे पहला नंबर तो उसे सूरज का प्रकाश चाहिए, चाहिए कि नहीं। दूसरी में आ जाता है कि हरित लवक, हरित लवक, या तुम कह सकते हैं क्लोरोफिल। उसके बाद तीसरा चाहिए CO2 और चौथा चाहिए खनिज लवण। ये सब, ये चार चीज चाहिए किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के लिए हरे पेड़ पौधे को। प्रकाश संश्लेषण जो करेगा तो ये चार चीज मौजूद रहेगा, तभी जाके वह कर सकता है। अगर इसमें से कुछ कमी है तो नहीं कर पाएगा, समझ गया। अब बात रहे, देखो कम से कम ये तीन होना चाहिए। चौथा एक होता है, देखो कुछ ऐसे होता है प्रक्रिया जो एक प्रकाश की उपस्थिति में होता है, एक अप्रकाश की उपस्थिति यानी बिना प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो कम से कम ये चीज़ चाहिए उनको। कोई भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा तो इनका ये जरूरी है, समझिए क्या है, ये जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलता है। जब मान के चलो कोई पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण कर लिया, इसकी सहायता से वो प्रकाश संश्लेषण किया, किसके सहायता से, ये चार चीज़ की सहायता से उसने प्रकाश संश्लेषण किया कोई पेड़ पौधा। और जब प्रकाश संश्लेषण किया तो उसके बाद जो उत्पाद के रूप में हमको मिलता है यानी उत्सर्जन करता है, वो क्या चीज़ मिलता है, तो वो क्या है, वो ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन जो गैस होता है जो हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के बाद पेड़ पौधे हमें देता है। और हम लोग जो छोड़ते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो पेड़ पौधे खींचते हैं। तो पेड़ पौधे भी लगाना जरूरी है ताकि जीवन जो हमारा सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, समझ गया। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूत्र आता है, कौन सा सूत्र है, किसी को याद है, बताओ। प्रकाश संश्लेषण के लिए एक फार्मूला तैयार किया गया है, उस फार्मूले को सभी बच्चे लिख लो जितने भी हैं। किसको, किसी का अगर मालूम है तो बताओ। प्रकाश संश्लेषण की सूत्र किसी को अगर मालूम है तो बताओ, नहीं मालूम है चलो लिखो। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ जब अभिक्रिया करता है सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल के साथ उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करता है तो प्राप्त होता है ग्लूकोज, जो कि C6H12O6 ग्लूकोज है। और साथ में क्या ये देता है, साथ में देता है जल, उष्मा के रूप में जल देता है और ऑक्सीजन गैस ये भी देता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सूर्य प्रकाश, नीचे में लिख दो हरित लवक या क्लोरोफिल,
हरित लवक या क्लोरोफिल। तो यही है, ये फार्मूला है, सूत्र है प्रकाश संश्लेषण की। अब इसको ये देखो बैलेंस है कि अनबैलेंस है, यानी कि संतुलित है कि असंतुलित है, देख लेना है। तो संतुलित अगर है तो छोड़ देंगे, नहीं है तो संतुलित कर देंगे। कार्बन इधर 6, इधर नहीं है 6, नहीं है ना, तो इसको संतुलित कर देंगे। तो 6CO2 कर देते हैं। अब यहाँ पे 12 गो हो गया ऑक्सीजन, एक 13 गो हो गया। इधर की बात करें तो 6 गो ऑक्सीजन है और 2 गो 8 गो, 1 गो 9 गो है। तो संतुलित करने के लिए इसमें क्या करेंगे, प्लस में यहाँ पे दे देते हैं 12 H2O। तो अब देखो इधर क्या करते हैं हम लोग, 6 तो है ही, कार्बन 6, यानी कार्बन इधर 6 तो इधर भी 6, हाइड्रोजन इधर 12 हो गया, 2 गो यहाँ है, तो 12 2 14 ना हुआ। लेकिन इधर कितना है, 12 2 24 है, तो हम इसको भी वैसे छोड़ देते हैं अभी। अब प्लस यहीं पे दे देते हैं 12 H2। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 12 दे देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, तो 6 लिखेंगे। तो 6 दूना 12 या 12 24 हो गया। इधर भी कितना है, 12 दूना 24 बराबर हो गया। बात करें ऑक्सीजन की, तो इधर 12 गो ऑक्सीजन, अब 12 गो 24 गो हो गया। इधर कितना है, 6 गो। यहाँ पे जब ऑक्सीजन ये रखेंगे तो 6 गो ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, तो 6 6 12, इधर भी हम लिख देंगे प्लस में 6O2। तो 6 6 12, 6 दूना 12, अब 12 और 6 18, 6 24 गो ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन कितना है 24 और ऑक्सीजन है 24। तो ये सब बराबर हो गया। अब ये संतुलित हो गया, समझ गया। तो ये पहले क्या था, असंतुलित था, अब ये संतुलित हो गया। तो संतुलित करने के लिए भी केमिस्ट्री में हम सिखा देंगे कैसे संतुलित करते हैं, किसी भी समीकरण को, समझ गया। तो ये एक समीकरण है, ये क्या है, सूत्र जो है एक समीकरण बना है। क्या बना है, समीकरण बना है, ध्यान देना इस पर। तो सभी समझ गए प्रकाश संश्लेषण का सूत्र, समझ गया। अब मैं अगला पॉइंट ले लिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ ध्यान से। इसीलिए बार बार मैं इस क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ ताकि सभी बच्चे को अच्छे से याद हो जाए। जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण। सभी हरे पेड़ पौधे पर्णहरित होता है, सभी हरे पेड़ पौधे में क्या होता है, पर्णहरित होता है। जितने भी हरे पेड़ पौधे था सब में, यानी कि पर्णहरित बोले तो क्लोरोफिल उसमें होता है, तो इसीलिए उसका रंग हरा होता है। जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती, किसमें, क्लोरोफिल में, पर्णहरित में। उसमें क्या होता है, सूर्य प्रकाश को अपने ओर आकर्षित करने की, खींचने की, ग्रहण करने की क्षमता होती है, समझ गया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड, जल व खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। सूत्र में भी बताया था तुम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, सूर्य प्रकाश, इन सब की, यानी सूर्य प्रकाश जब उपस्थित रहे उस समय कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण ये सब उसको चाहिए, तब वो क्या करेगा, अपना भोजन ग्रहण करेगा और प्रकाश संश्लेषित करेगा, भोजन तैयार करेगा। कुछ क्वेश्चन आ रहा है आगे जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो उसको ध्यान से तुम लोग देख लेना। पहला क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम, पोषण, स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी। यानी कि जैव प्रक्रम किसको कहते हैं, ये पहले भी लिखा चुके हैं। पोषण किसको कहते हैं, वो भी लिखा चुके हैं। स्वपोषी किसको कहते हैं, वो भी लिखा चुके हैं। परजीवी, मृतजीवी, सब के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए ताकि तुम लोग को बन जाए। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे इन वीडियो को अच्छा से देखें, इनको समझें और इन क्वेश्चन सबको अच्छे से याद करें, समझ गए। बार बार पढ़ेगा, बार बार लिखेगा तो भी याद हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि रट्टा मारना तो याद हो जाए, उसको बार बार लिखेगा, बार बार देखेगा उलट के। तो देखो, रिवाइजिंग करने से सब कुछ याद रहता है, अगर उसको कुछ दिन छोड़ दिया जाता है तो वो दिमाग से थोड़ी हट जाता है और फिर एडजस्ट नहीं हो पाता। इसलिए सब सवाल पे थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए। रात को पढ़ते समय या दिन में जब भी, कम से कम 10वां में हो तो 5-6 घंटा कम से कम मेहनत करो। मेहनत करने के लिए तुम्हें वही कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है कुछ टास्क है उसको बनाना है, या फिर किताब है, कॉपी है, जो चीज़ लिखाते हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। जो समझ में नहीं आए तभी ना क्वेश्चन करेगा, अगर समझ में नहीं आएगा तब करेगा। और नहीं, मान के चलो तुम्हारी समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, तुम आगे पढ़ो, आगे बढ़ते रहो।
ये हम लोग भी चाहते हैं। चलो अगला एक क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है। ग्लूकोज जो होता है, ये हमारा जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें कह रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो कार्बन पहले बोला तो 6 बट्टा में कितना हो जाएगा 12, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अनुपात पूछ रहा था 1:2 हो जाएगा। उसी में ये कह दे कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो ध्यान रखना इसका अनुपात ये भी 6 है, तो ये कट के हो जाएगा 1। समझ गया? तो यानी तीनों का अनुपात पूछे, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, तो ये अनुपात हो जाएगा। और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पूछे, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पूछे तो ये 1:2 हो जाएगा। अनुपात पूछे थे ग्लूकोज में, कभी भी अगर पूछे कि कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात बताओ तो 1:2। वही पूछ दे कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, तब क्या लिखना है 1:2:1, 1:2:1। समझ में आया? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताओ। जल, ये जल है, इसमें बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, जल्दी बताओ ये दोनों का अनुपात। देखो तो जल में जब हाइड्रोजन का अनुपात की बात करें तो ये हो जाता है, देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2:1। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1। सिंपल तरीका है याद करने का, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसीलिए हम लोग 2:1 ले लेते हैं। यहाँ भी काट के हम देख लेते हैं। मान के चलो कि ग्लूकोज में पूछा कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात, तो यहाँ हम काट के बैठा लिए। ग्लूकोज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछे तो हाइड्रोजन पहले है, तो यहाँ 12 ले लेंगे, नीचे में 6 ले लेंगे, तो ये कट के क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा 1 में, नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे 2:1 लिखेंगे ना, तो इस तरह लिख सकते हैं। फिर इधर 1 हो गया। आज समझ में? किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत? चलो आगे बढ़ जाते। प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे जो है विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलो यही पॉइंट था, प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, हरे पेड़ पौधे विकिरण ऊर्जा जो होता है उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है। कौन सी ऊर्जा को? विकिरण ऊर्जा को। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे कौन सी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो विकिरण, या विकिरण ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो रासायनिक ऊर्जा। ऑब्जेक्टिव इस टाइप से पूछे तो बता देना। प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरे पेड़ पौधे में, तो हरे पेड़ पौधे उत्पाद के रूप में हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तो वह ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? किस होकर से बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है तो ऑक्सीजन जो होता है हरे पेड़ पौधे में स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकलता है। किसके द्वारा? स्टोमाटा जो होता है उसके द्वारा बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन किसके द्वारा? यानी O2, ऑक्सीजन जो गैस होता है, ऑक्सीजन, ये पेड़ पौधा जो होता है उसमें जो स्टोमाटा पाया जाता है उसके द्वारा क्या होता है? बाहर निकलता है ऑक्सीजन। उसके द्वारा क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है बाहर। ग्लूकोज किस से मिलकर बना होता है? एक क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लूकोज किससे, या तुमको मान के चलो कि इसी अभी जो क्वेश्चन किया हूँ इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे के किस भाग से निकलता है? ऐसे क्वेश्चन कर देगा। तो हमें क्या लिखना? स्टोमाटा। स्टोमाटा जो होता है उसी के द्वारा बाहर निकलता है। समझ गया? प्रकाश संश्लेषण में
के बाद जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जो भोजन के रूप में जो ग्लूकोज तैयार होता है 6,6H12O6, इसमें क्या सब होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, कौन कौन से तत्व से मिलकर होता है? तो देखो कार्बन तो होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और यह ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ मिलकर बना होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज किस किस से मिलकर बना होता है, जल्दी बताओ? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये 3 चीज़ मिलकर किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, याद रखना। अब मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो ये है पौधे किस, कौन पॉइंट है? जंतु में पोषण, जंतु में पोषण, जंतु में पोषण, समझ गया? अगले पॉइंट है जंतु में पोषण। तो इस चीज़ को मैं बोर्ड पे पूरा पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद अच्छे से समझा देता हूँ, समझ गया? तब तक बने रहिए वीडियो। चलिए अब जंतु में पोषण, जैसे अमीबा, जंतु में पोषण अमीबा, इनको ही लिख रहे थे। तो जंतु में पोषण अमीबा, अमीबा इस प्रकार का होता है, जैसे देखा होगा दिनाई होता है, ताद खाद जो होता है उस रूप में होता है। और ये जो अमीबा में इस, ये जैसे मान के चलो ये देखा होगा इस प्रकार से कुछ रहता है, इसे कांटे उटे की तरफ रहता है। तो जो कांटा के रूप में होता है ना, उसको हम कूटपाद बोलते हैं। और बीच में जो होता है ये भोजन रसदानी होता है। अमीबा में इसी में भोजन होता है और भोजन रसदानी में ही पचता है एंजाइम के द्वारा, भोजन रसदानी में ही पचता है एंजाइम के द्वारा। तो अमीबा के बारे में एक एक पॉइंट को हम जान लेते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और आगे हम बताएंगे एक है पैरामेशियम, जिसका आकार एक चप्पल के आकार का होता है, उसके बारे में। तो उस पॉइंट को यहाँ मैं लिख दिया, पैरामेशियम भी एक कोशिकीय जीव है, समझ गया? तो हमको ये भी याद रखना, लेकिन इस पहले तुम लोग ये लिख लो कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, समझ गया? अमीबा का कोई आकार नहीं होता, अमीबा का कोई भी आकार नहीं था। क्यों नहीं होता है? कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण उसका आकार बदलता रहता है, इसीलिए उसका कोई आकार नहीं होता है। अमीबा मृदु जल में रहता है। अमीबा किस में रहता है? मृदु जल में रहता है। अमीबा में जो कांटा के रूप में होता है क्या होता है? उसको हम लोग कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ये कांटा के रूप में दिखेगा चारों तरफ से, तो वो उसको क्या कहते हैं? हम लोग कूटपाद कहते हैं। अमीबा भोजन कहाँ तोड़ता है? तो भोजन रसदानी में। वो कहाँ तोड़ता है? भोजन रसदानी, करता भी वही है कूटपाद के द्वारा, और पचाता भी है भोजन रसदानी में ही, समझ गया? तो वहाँ ही, वहीं पे ये तोड़ता है, वहीं पे पचाता है। कूटपाद के बनने और बिगड़ने से क्या होता है? इसका आकार बदलता था। इसीलिए अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, क्योंकि कूटपाद के टूटने बिगड़ने से, बनने से उसका आकार बदलता रहता है, इसलिए कोई आकार नहीं होता है। यह कूटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। इसके द्वारा, ये जो कांटा के रूप में दिख रहा है ना, इसी के द्वारा भोजन ग्रहण करता है और भोजन रसधानी में जाता है, वहीं पे उसको तोड़ता है, फिर पचाता है, समझ गया? आगे है अमीबा का भोजन। अमीबा का भोजन जो होता है, उसका क्या क्या भोजन है, कौन कौन पदार्थ को भोजन के रूप में लेता है? तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायपम, अन्य मृदु कार्बनिक पदार्थ, मृत कार्बनिक पदार्थ, ये सब होता है। शैवाल जो होता है अधिकतर अमीबा के भोजन है। शैवाल से ही छोटे छोटे टुकड़े, कण जो होते हैं उसको वो ग्रहण करते हैं। अमीबा भोजन को भोजन रसधानी में तोड़ता है। अमीबा जो भोजन को कहाँ तोड़ता है? भोजन रसदानी में तोड़ता है। भोजन की पाचन भी भोजन रसदानी में ही एंजाइम के द्वारा करता है। अमीबा भोजन तोड़ता भी है भोजन रसदानी में इसमें, और पाचन भी करता है। तो किसके द्वारा पाचन होता है? एंजाइम के द्वारा। अमीबा में पाचन किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन किस क्रिया द्वारा होता है? अंतःग्रहण क्रिया द्वारा। अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है किस क्रिया द्वारा? अंतःग्रहण क्रिया द्वारा अमीबा भोजन करता है। अगला पॉइंट इसी में आता है एक पैरामेशियम। पैरामेशियम को थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है? तुम लोग यहाँ सब कुछ लिख लिया, पॉइंट, हर पॉइंट को लिखना है, कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है, क्योंकि पढ़ते वक्त जब हर पॉइंट को पढ़ेगा तो अमीबा के बारे में सारी जानकारी तुम्हें मिल जाएगा, समझ गया? अब बढ़ते हैं पैरामेशियम की तरफ। चलिए, तो ये हमारा चित्र जो है पैरामेशियम का है, यही चित्र है पैरामेशियम का, दिख रहा है तुम लोग को बोर्ड पे। तो अब इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है कि पैरामेशियम एक कोशिकीय जीव है। मैंने अमीबा के बारे में जब बता रहा था उस समय भी बोला कि अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है और पैरामेशियम भी एक कोशिकीय जीव है। यह भी मृत्यु जलीय प्रोटोजवा है। यह भी क्या है?
मृदु जलीय प्रोटोजोआ है, मृदु जल में ये भी रहता है। इसका आकार निश्चित होता है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता था, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। इसका शरीर सीलिया से ढका होता है, सीलिया जो होता है उससे इसका शरीर ढका होता है। इसमें भोजन का अंतःग्रहण शरीर के कोशिका मुख से होता है। इसमें जो भोजन का ग्रहण होता है, परामेशियम जो भोजन करता है तो कोशिका मुख से ग्रहण करता है। शरीर के कोशिका जो होते हैं उनके मुख के द्वारा ये भोजन ग्रहण करते हैं परामेशियम। परामेशियम में भोजन साइटोस्टोम से होता है। परामेशियम में किससे भोजन होता है? साइटोस्टोम में। और अमीबा में कूटपाद के द्वारा भोजन होता था। समझ गया? अगर पूछे तुम लोग को कि अमीबा और परामेशियम में क्या अंतर है तो लिख देना। समझ गया? अंतर तो कुछ नहीं, मिलता जुलता है, कुछ ही अंतर है, नहीं तो उतना अंतर नहीं है। समझ गया? अंतर एक नज़र आता है कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है। एक अंतर यहाँ पे दिख रहा है। समझ गया? और ये जो है शरीर के कोशिका मुख से भोजन करता है, वो कूटपाद के द्वारा भोजन करता है। तो अंतर इस प्रकार 2-3 को अंतर लिख देना, ज़्यादा अंतर लिखना भी जरूरी नहीं है। कुछ अंतर मिलता जुलता है, कुछ अंतर है, उसको हम लिख देंगे। अगर पूछे तो तुम लोग लिख लेना। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे, ये हमारा पार्ट 2 है 2, और अगला वीडियो हमारा होगा पार्ट 3। और पार्ट 3 में हम मानव का आहार नाल से संबंधित बातें करेंगे, उसी से जानकारी देंगे। समझ गया? तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सभी बच्चे कर दीजिए, सबके पास पहुँचे, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं सभी बच्चे को उसका फल मिले और सबके पास जा सके, अच्छे से देख सके, पढ़ सके। समझ गए? तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।